आज हम अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर डॉक्टर पीवी लोहिया से एक्यूपंक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। तो प्रोफेसर डॉक्टर लोहिया, क्या आप आपके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? मैं खुद एलोपैथी का तज्ञ हूँ। मैं इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर साइंस का चेयरमैन हूँ तथा चाइना, जर्मनी, श्रीलंका कई देशों में मैं विजिटर प्रोफेसर हूँ। कई सालों से इस क्षेत्र में ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट दोनों भी करता हूँ। तो एक्यूपंक्चर के अधिक फायदे क्या है? मेरी एलोपैथी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होती है, यानी सिर्फ हम लक्षणों को दबाते हैं। इसलिए एलोपैथी प्रैक्टिस में काफ़ी पैसे मिले, लेकिन मानसिक समाधान नहीं मिला। इसलिए मैंने 10 साल एलोपैथी प्रैक्टिस करने के बाद वो छोड़ के आई टर्न टू एक्यूपंक्चर साइंस। एक्यूपंक्चर के मेन फायदे ये है कि नंबर 1, इसमें कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं होता। हम जो एलोपैथी की दवाएं खाते हैं वो केमिकल रहती है, जिसकी वजह से किडनी और लीवर पे खास करके दुष्परिणाम होते हैं। एक्यूपंक्चर में कोई भी दवा नहीं, इसलिए साइड इफेक्ट का परिणाम ही नहीं। दूसरा, एक्यूपंक्चर बाकी पैथ के मुकाबले ये बहुत इकोनॉमिक है। इंडिया एक गरीब अपना देश जो है, ये डेवलपिंग कंट्री है, कई लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो अपने देश के लिए एक वरदान है। और दूसरा इम्पोर्टेंट सबसे ये है कि जैसा मैंने कहा कि एलोपैथी में हम लक्षणों को दबाते हैं, एक्यूपंक्चर में अगर डॉक्टर, करने वाला डॉक्टर एक्सपर्ट है, तो वो बीमारी का रूट कॉज यानी उसकी जड़ क्या है ये ढूंढ के उसको जड़ से अच्छा करता है, यानी क्योर करने की संभावना बहुत अच्छी रहती है। मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे पेशेंट आपके पास नी की पेन की रिगार्डिंग ऑपरेशन जो टालते हैं, या बाकी सब जैसे कोई कोई रीढ़ की हड्डी के करते हैं, तो ये सब टालने के लिए आप क्या करते हैं? 35-40 साल के बाद घुटने में ऑयल कम होना शुरू होता है, और फिर क्या होता है कि ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी एक दूसरे को घसने लगती है। इसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। तो बैठ के उठते समय, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय, पालथी मारते बैठते समय पेशेंट को घुटने में भयानक तकलीफ होती है। तो एलोपैथी में हम क्या करते हैं कि ऑयल तो बढ़ा नहीं सकते, उसके लिए कोई दवा नहीं है, तो हम पेन किलर देते हैं। पेन किलर का मतलब क्या है कि हम मेंदु को, मस्तिष्क को सुन करते हैं, ताकि दर्द रहता है घुटने में, लेकिन पेशेंट को उसका पता नहीं चलता। जैसे कि आपके घर में सांप आया, हम बोलते हैं आँख बंद करो तो आपको सांप दिख गया। मैं जब प्रैक्टिस करता था एलोपैथी, पेशेंट खुश थे पेन किलर से, लेकिन मैं खुश नहीं था। मुझे लगता था कि गलत इलाज है, हम ऑयल बढ़ा के जड़ से इलाज करना चाहिए, और एक्यूपंक्चर में वो कर सकते हैं। इसलिए 90% केसेस में, जैसा एलोपैथी में हम क्या करते हैं, शुरू में पेन किलर देते हैं, बाद में हड्डी को हड्डी चिपक गई तो पेन किलर का भी फायदा नहीं होता, फिर हम नी रिप्लेसमेंट करने को बोलते हैं। नी रिप्लेसमेंट ये आम आदमी के बजट के बाहर है, एक घुटने को 3 लाख रुपए लगता है। तो ये सब पेशेंट फिर हमारे पास आते हैं, और मोर देन 90% केसेस में हम ऑयल बढ़ा के इसको ऑपरेशन को टाल सकते हैं। दूसरा, रीढ़ की हड्डी, जैसा एजिंग प्रोसेस 35-40 का एज हो गया, यहाँ ऑयल कम हो गया, कमर में ऑयल कम हो गया, और आजकल क्या है कि आफ्टर कोरोना वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, तो दिन भर वो लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे ऐसा बैठते हैं। ड्यू टू दिस पोस्चर यहाँ दर्द होता है, कमर पे दर्द होता है, यहाँ होता है, उसको हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो जैसा मैंने कहा 35-40 के बाद इसका वर्टिब्रा का और डिस्क का डिजनरेशन शुरू होता है, यानी वो खराब होते जाते हैं। जैसा कोई सड़क 5 साल हो गए, 2-4 जगह उसको गड्ढे गिरते हैं, डिजनरेशन, वैसा सर्वाइकल और लंबर में दोनों प्रॉब्लम होता है। यहाँ अगर हो गया तो बाद में स्लिप डिस्क होती है, और यहाँ स्लिप डिस्क हो गई तो वो गर्दन का दर्द हाथ में जाता है, हाथ में चिटियाँ, त्याला मराठीत मुंग्याला म्हणतो आपण, ये टिंगलिंग नमनेस हाथ में आता है, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्लिप डिस्क।
और हाथ बारीक बारीक होते जाता है, तो एलोपैथी में इसको ऑपरेट कर किया जाता है। वैसा ही कमर में भी दर्द शुरू होता है, उसको हम कहते हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस। शुरू में पेन किलर देते हैं, बाद में ऑपरेशन करने को बोलते हैं। लंबर स्पॉन्डिलोसिस वाले को कुछ साल के बाद दो वर्टिब्रा के बीच में जो गद्दी रहती है, डिस्क, वो स्लिप होती है, उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। उसका न्यूक्लियस बाहर आता है और वो नसों को दबाता है, इसलिए कमर का दर्द टांग में आता है। और टांग में दर्द आता है, टांग में टिकलिंग नमनेस होता है, मराठीमध्ये मुंगे आले म्हणतो आपण, हिंदी में झुंझुनी बोलते हैं। और इसको भी एलोपैथी में ऑपरेशन करने को बोलते हैं। और इस ऑपरेशन में वो डिस्क का जो पार्ट बाहर आया न्यूक्लियस, उसको हम कट करते हैं। ये कट करते समय अगर कोई नर्व को धक्का लग गया, स्पाइनल कॉर्ड को धक्का लग गया, नर्व को धक्का लग गया, तो वहाँ से नीचे कंप्लीट पैरालिसिस होता है। जैसे यहाँ ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दोनों हाथ दोनों टांगे इसका पैरालिसिस होता है और पेशाब और टट्टी का कंट्रोल जाता है, यानी आदमी इतना ही जिंदा रहता है। मेरे पास पूना में एक केस थी, एक पेशेंट को यहाँ हाथ में दर्द था, वहाँ के एक बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ और पूरा चारों टांगों का, यानी दोनों हाथ और दोनों पाँव चारों का पैरालिसिस हो गया। वो मेरे पास आए थे पूना में ट्रीटमेंट के लिए। केस वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि नर्व कट होने से पैरालिसिस हुआ है। मैंने उनको बोला भाई कोशिश करूंगा, गारंटी कुछ नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है, इट वॉज शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो, कि सिर्फ 10 दिन में वो पेशेंट 100% अच्छा हो गया, जिसको एज एन एलोपैथी डॉक्टर मैं खुद बिलीव नहीं कर सकता। कमर में स्लिप डिस्क में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कॉम्प्लिकेशन, तो हाथ अच्छे रहते हैं लेकिन दोनों टांगों का पैरालिसिस होता है, टट्टी पेशाब बंद होती है। यहाँ औरंगाबाद के पास गंगापुर नाम का गांव है, वहाँ सारडा नाम का एक पेशेंट, यानी पहले अच्छा ही था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो पेशेंट हो गया। रीढ़ की हड्डी का 12th थोरेसिक वर्टिब्रा के 6 टुकड़े हुए, दोनों टांगे का पैरालिसिस हो गया। एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, डॉक्टर बोले हम प्लेट लगा के 6 टुकड़े जोड़ेंगे, प्लेट लगाएंगे और ये जोड़ देंगे सब, लेकिन आप चल नहीं सकोगे क्योंकि आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ है। अकॉर्डिंग टू एलोपैथी स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हुआ तो अच्छा नहीं हो सकता। मैंने उसको कहा कोशिश करूंगा। सिर्फ एक हफ्ते में ये पेशेंट 100% अच्छा हो गया। उस साल हमारी औरंगाबाद में इंटरनेशनल कांग्रेस थी, यहाँ कॉन्फ्रेंस, चाइना, इंग्लैंड, मलेशिया, जापान, सब तरफ से डॉक्टर्स आए थे, एक्सपर्ट डॉक्टर। तो हमने ये पेशेंट वहाँ दिखाया कॉन्फ्रेंस में, उसका ही भाषण रखा। मैं भाषण करूंगा तो लोग हो सकता है बिलीव नहीं करेंगे, वो पेशेंट को ही खुद की केस पे भाषण देने को लगाया। ऑल वेर शॉक्ड। एक चाइना के डॉक्टर ने उसको उडवेट करने को लगाया और जहाँ उसको फ्रैक्चर हुआ था वहाँ ऐसा मार के देखा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर उसको पूछा कैन यू लिफ्ट वेट, तू वजन उठा सकता है क्या? वो बोला मैं किराना व्यापारी हूँ, ग्रॉसरी मर्चेंट। एक्सीडेंट के पहले मैं पीठ पे 70 kg का बोझा थैला उठा सकता था, अभी फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर लोगों ने इलाज किया और मैं अब 120 किलो का थैला यहाँ उठा सकता हूँ। वेरी डिफिकल्ट केस टू बिलीव। हाँ, उसके बाद एक एलोपैथी के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा कि सर प्लीज कमेंट ऑन द केस। मैंने कहा कि बिलीव द लाइव पेशेंट, यू मे नॉट बिलीव द डेड बुक्स और डेड MRI। वेरी इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे कई पेशेंट हमारे पास आते हैं। एक्चुअली डिस्क के जो ऑपरेशन रहते हैं, सर्वाइकल या लंबर, ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी भगवान भी नहीं दे सकता। इसके अलावा हड्डी के जो दूसरे बीमारियां हैं, जैसे संधिवात है, जिसको हिंदी में गठिया कहते हैं, और एलोपैथी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। और एलोपैथी में इसको जिंदगी भर दवाइयाँ देना पड़ता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एलोपैथी दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इज इनक्यूरेबल। लेकिन मैंने अभी तक सैकड़ों रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, यानी गठिया के पेड़ को जड़ से अच्छा किया हुआ है। ये छोड़ के अभी हो गई हड्डी की बीमारियाँ। अब इसके अलावा हमारे पास पैरालिसिस के बहुत पेशेंट आते हैं। पैरालिसिस, ओके, हाँ, सबसे कॉमन पैरालिसिस जो है वो है हेमिप्लीजिया, जिसको मराठी में हम अर्धांग वायु कहते हैं। इसके 2 रिजल्ट रहते हैं। नंबर 1, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप, अगर उनसे इससे झगड़ा हो गया
या वो गोली खाने की भूल गए और उनका सिस्टोलिक यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से अपने ब्रेन में आर्टरी जो रहती है बारीक मिडल मेनिजियल आर्टरी वो रप्चर हो जाती है वो प्रेशर से, और यहाँ ब्रेन हिमोरेज होता है अंदर, और लेफ्ट को अगर हिमोरेज हुआ तो राइट साइड पूरी पैरलाइज होती है, राइट को हुआ तो अपोजिट साइड पैरलाइज होती है, वाइस वर्सा। अब एलोपैथी में पैरालिसिस को इलाज नहीं है। इसका और एक दूसरा कारण जो है वो है कभी कभी खून में गुठली बनती है, खास करके कोई भी ऑपरेशन होता है पेट का, ब्रेन का, कोई भी कमर का, उसमें खून में गुठली होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और खून में अगर गुठली हो गई वो खून में बहती जाती है, ब्रेन में अगर अटक गई तो उससे भी हेमोप्लीजिया होता है। ये दो मेन कारण है, एक तो खून में गुठली होना या उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आर्टरी टूट गए। तो एलोपैथी में हम इनिशियली सलाइन लगाते ये करते, लेकिन पैरालिसिस को इलाज नहीं है, हम फिजियोथेरेपी करने को बोलते हैं। एक्यूपंक्चर में बहुत अच्छा इलाज है, हमारे कई पेशेंट 2, 3, 4 दिन में पूरे अच्छे होते हैं अगर तुरंत आ गए तो। लेट पेशेंट आए तो फिर फायदा नहीं होता। इसके अलावा दूसरा एक पैरालिसिस जो है इसमें इसको कहते हैं बेल्स पॉल्सी। ओके, मराठी में बोलते हैं तोंडावरून वारं गेलं, मुंह पे से हवा गई। अगर अपना बदन गीला है, बरसात में भीग के आए या नहाके आए और फैन के नीचे बैठे या कोई ठंडी हवा लगे तो इसमें बेल्स पाल्सी का यानी मुंह ऐसा टेढ़ा होता है, इसका चांस बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, तो एलोपैथी में इसको भी हम कुछ नहीं करते, नेचुरल रिकवरी या पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए उसको स्टेरॉइड देते हैं, पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए, या बी कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ देते हैं। एक्यूपंक्चर में बहुत अच्छा इलाज है। ओके। मेरे पास हैदराबाद में एक पेशेंट आई थी, एक लड़की 22 साल की लड़की सिर पे से नहाई और फैन के नीचे बालों को सुखाती बैठी, 10 मिनट में उसका मुंह टेढ़ा हो गया। नेक्स्ट डे उसको मेरे पास लाया गया और सिर्फ 20 मिनट के एक सीटिंग में वो 100% नॉर्मल हुई। दैट इज बेल्स पॉल्सी। और पैरालिसिस का तीसरा जो प्रकार है पैराप्लीजिया, जो केस मैंने अभी बोला कि कमर का ऑपरेशन हो गया, दोनों टांगे चले गए, उसको भी एलोपैथी में इलाज नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट है। ओके, ये हड्डी की बीमारियां, पैरालिसिस, इसके अलावा अस्थमा इज वेरी कॉमन, जिसको दमा कहते हैं मराठी में। अस्थमा इज हेरिडिटरी, आनुवंशिक बीमारी है। अस्थमा में भी एलोपैथी में जड़ से इलाज नहीं है, क्योंकि अस्थमा ये एलर्जी की वजह से होता है, और एलर्जी के लिए जो दवाइयाँ हैं एलोपैथी में वो टेम्पररी है। एक्यूपंक्चर में परमानेंट इलाज कम से कम 90% में होता है। इसके अलावा चमड़ी की बीमारियां जैसा एक्जिमा है या सोरियासिस है, सोरियासिस ये बहुत कॉमन है, और एलोपैथी के अकॉर्डिंग वो भी जिंदगी भर दवा खाना पड़ता है, बिकॉज दैट इज सपोज टू ऑटोइम्यून। तो सोरियासिस को भी बहुत अच्छा इलाज है। इसके अलावा औरतों की जो बीमारियां हैं, ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ये मंथली साइकिल नहीं आता या इरेगुलर आता है, या ब्लीडिंग कम होती है, ज़्यादा होती है, अर्ली मेनोपॉज है, इन सब को एक्यूपंक्चर में बहुत इलाज है। इनफर्टिलिटी एक और एक प्रॉब्लम है जिसमें बाल बच्चा नहीं होता है एंड प्रेगनेंसी नहीं रहती। हम ये ढूंढते हैं कि दोष पुरुष में या महिला में एलोपैथी में उसको इलाज नहीं है। पुरुषों में अगर स्पर्म तैयार नहीं होता है, जंतु शुक्र जंतु तैयार नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेन इनफर्टिलिटी और एजोस्पर्मिया। अकॉर्डिंग टू एलोपैथी इसको इलाज नहीं है। आई हैड वन वेरी इंटरेस्टिंग केस। जब मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करता था, मेरा सर्जिकल और मैटरनिटी हॉस्पिटल था परली वैजनाथ में। मेरी वाइफ डॉक्टर स्वाति लोहिया और हम दोनों वो हॉस्पिटल चलाते थे। अच्छा। जब मैं एक्यूपंक्चर में आया तो हमारा एक पेशेंट जिसको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम था, एजोस्पर्मिया का, वो मुझे बोला कि सर आप नया साइंस सीख के आए तो प्लीज मेरे पे कुछ ट्राई करो। अच्छा, ओके। आई वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट, क्योंकि मेरे दिमाग में एलोपैथी भरा हुआ था, ये कैसा क्या अच्छा होगा। वो पेशेंट मेरे पाँव पकड़ के रोने लगा कि सर प्लीज ट्राई करो। हमने एक्यूपंक्चर चालू किया और सिर्फ 2-3 महीने में उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। तो हमने फिर इसकी जांच की, वाइफ प्रेग्नेंट हो गई
प्रेग्नेंट हुई, ये इसका प्रूफ नहीं कि ये अच्छा हुआ, इसलिए हमने इसकी टेस्ट की, उसका सीमेन एनालिसिस किया। पहले उसके सीमेन में एक भी स्पर्म नहीं था। हमारे ट्रीटमेंट के बाद जब हमने टेस्ट किया, द काउंट वॉज 35 मिलियन पर ml एंड मोटिलिटी वॉज 70%। एंड ये कंफर्म हुआ कि वो जो बच्चा है, प्रेग्नेंट जो औरत हुई है, ये इसका ही बच्चा है। ऐसी कई केसेस जिसको एलोपैथी में हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर चालू किया। मैंने एक्यूपंक्चर से काले दाग है या रिंकल्स है या ओबेसिटी है, आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं दुनिया में पहला एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ जिसने एक्यूपंक्चर को कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर चालू किया। मैंने पूरे वर्ल्ड में इसके क्लासेस भी लिए। इसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हार्ट और किडनी का ऑपरेशन कराने के, अपने हार्ट को कोरोनरी आर्टरी खून सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी में जैसा एज बढ़ता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर के लेयर में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, आर्टरी नैरो हो जाती है, फिर हार्ट के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। फिर हम एलोपैथी में क्या करते हैं कि उसको एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी, अगर एक ब्लॉक रहा तो हम उसको स्टेंट डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टिक। और अगर 3 या ज़्यादा ब्लॉक हो गए तो उसको बोलते हैं ट्रिपल वेजल डिजीज, और उसमें बाईपास सर्जरी की जाती है, यानी दूसरे आर्टरी से, मेमोरी आर्टरी से इसको जोड़ी जाती है कोरोनरी आर्टरी। तो एक टालने के लिए मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। मुंबई में एक पेशेंट था, उसको 3 ब्लॉक थे। मैंने उसको 10 मिनट समझाया कि तू बाईपास करने तो कभी भी मर जाएगा। उसने मेरे पाँव पकड़े, बोला सर मरा तो आपके यहाँ मरूंगा, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, आप करो। तो मैंने उसको बोला, मेरा खुद का एक टेक्निक है, मैं पेशेंट को फास्ट वॉकिंग करने को बोलता हूँ। अगर पेशेंट फास्ट वॉकिंग यानी आधे घंटे में अगर पेशेंट 3 किलोमीटर चल सकता है और उसको पसीना नहीं आता है, छाती में दर्द नहीं होता है, रेस्टलेस नहीं लगता है, तो समझना कि उसको हार्ट को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसको बोला कि घड़ी देख और चल के देख कितनी टाइम के बाद तेरे को तकलीफ होती है। वो दूसरे दिन आया, बोला मला 2.5 मिनिटानंतर थांबावं लागलं, 2.5 मिनट के बाद मुझे रुकना पड़ा, तकलीफ हुई। हमने ट्रीटमेंट कंटिन्यू की। मैंने उसको बोला तकलीफ हुई तो बंद करने का, चलने का। धीरे धीरे वो टाइम बढ़ते गया। 6 महीने के बाद मैंने उसको पूछा कि अब कितनी देर तुम चल सकते हो बिना रुके। बोला सर 1 घंटा तो आराम से चलता हूँ 6 किलोमीटर। बोला फिर क्यों रुकते हैं? बोला मेरे घुटने में दर्द होता है इसलिए रुकना पड़ता है, छाती में दर्द नहीं होता, घुटने में होता है इसलिए। मैंने उसको बोला कि तेरा एंजियोग्राफी करके देखें। बोला सर क्या मैं पागल हूँ, 1 घंटा चलता हूँ तकलीफ नहीं। मैं क्यों होते डॉक्टरच्या डोंबल्या, मराठी में डॉक्टरच्या डोंबल्यावर पैसे का खर्च करो। वैसे किडनी के ऑपरेशन डालने के भी लोग आते हैं। किडनी में आज जो डायबिटीज जिनको है उसमें कई लोगों को किडनी खराब होती है, किडनी का प्रॉब्लम आता है, क्रिएटिन ब्लड यूरिया बढ़ता है। एलोपैथी में हम क्या करते हैं कि क्रिएटिन, इसको एलोपैथी में इलाज ही नहीं है। हम क्या करते हैं टेम्पोररी कुछ तो भी देते हैं, सोडा बाइकार्बोनेट वगैरह। क्रिएटिन अगर 7 के ऊपर गया या ब्लड यूरिया 150 हो गया तो हम फिर क्या करते हैं उसको डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस का मतलब आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन। ओके, जैसे चाय की चालनी खराब हो गई, आप दूसरी चालनी लाते हो, पड़ोसी की मांग के लाते हो। डायलिसिस यानी पड़ोसी की चालनी मांग के लेना। पड़ोसी रोज देगा नहीं, 2-4 बार देगा, फिर बोलेगा तुम्हें तुमची क्यों नहीं है। फिर हम ट्रांसप्लांट करते हैं किडनी का। एक्यूपंक्चर से हम टाल सकते हैं मेजॉरिटी केसेस। मेरे पास पूना में एक पेशेंट था, उसने 2002 में उसके बाप की किडनी ली, 4-5 साल चली, फिर माँ की किडनी ली, वो 4-5 साल चली। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी तुमको और किसकी किडनी लेना पड़ेगा। उसने सोचा कि माँ की खराब की, बाप की खराब की, और किसको मांगो, और उनकी किडनी को खराब की। He decided to commit suicide. उसने ये डिसाइड किया कि वो आत्महत्या करेगा। उसने बाजार से पॉइजन लाया, एक सुसाइड नोट लिखा, मैं अब जीना नहीं चाहता क्योंकि मैंने ऑलरेडी माँ बाप की किडनी खराब की है, मैं जीना नहीं चाहता। दूसरे दिन वो सुसाइड करने वाला था। एंड इंसिडेंटली नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसके फ्रेंड का उसको फोन आया, अरे डॉक्टर लोहिया आज पूना में आने वाले हैं विजिट के लिए, तू एक बार उनको दिखा, बाद में क्या करना कर।
वो पेशेंट मेरे पास आया, मैंने उसको कॉन्फिडेंस दिया, डोंट वरी, डॉक्टर लोहिया इज देयर, यू शुड नॉट फियर। उसके पीठ पे हाथ घुमाया, ट्रीटमेंट चालू। मैं बोला तू ट्रीटमेंट लेके देख, अगर नहीं फायदा हो तो जो करना है कर। विद इन 3 months उसका क्रिएटिनिन मोर देन 50% कम हो गया और अगले 3 महीनों में एकदम नॉर्मल हो गया। उसने हमको ये पूरा लिख के दिया है जो हमने हमारे कॉन्फ्रेंस के मैगजीन में प्रिंट किया है। ऐसी ऐसी कई बीमारी है, आँख की बीमारी है, कान की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, ये सभी बीमारियों पे एक्यूपंक्चर में अच्छा इलाज है। मैं ये दावा नहीं करता कि हर एक पेन क्योर होगा, लेकिन एलोपैथी में जो टोटली इनक्योरेबल है, कम से कम 50%, 60%, 70%, 80, 90% एक्यूपंक्चर से अच्छे किए हमने, जड़ से अच्छे किए हैं। और मैंने ये सुना है कि एक्यूपंक्चर चाइनीज मेडिसिन है, पर बहुत सारे जनरल ने ये भी बोला कि इंडियन से ही ओरिजिन है। तो एक्यूपंक्चर एक चाइनीज मेडिसिन कहा जाता है, ओके, लेकिन 1995 में जब मैं खुद चाइना में था, वहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी कि हाउ टू लिव लॉन्ग, द टाइटल वाज हाउ टू लिव लॉन्ग। और मेरा इस पे रिसर्च है कि आदमी क्यों मरता है और अगर आपका लाइफ बढ़ाना तो आपने क्या करना चाहिए। तो मेरे रिसर्च पेपर के लिए चाइना में फर्स्ट प्राइज मिला और उसके बाद वहाँ चाइनीज प्रेस, चाइना रेडियो, चाइना टीवी सब ने मेरा इंटरव्यू लिया। जो लेडी इंटरव्यू ले रही थी उसने मुझे बोला कि प्रोफेसर लोहिया, वी आर वेरी थैंकफुल दैट यू आर पॉपुलराइजिंग चाइनीज मेडिसिन इन इंडिया। मैंने कहा सॉरी मैडम, रादर आई एम थैंकफुल टू चाइनीज गवर्नमेंट एंड चाइनीज पीपल फॉर हैविंग एक्सेप्टेड माय इंडियन मेडिसिन इन योर कंट्री। नेचुरली इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर देम। शी आस्क्ड मी मेनी क्वेश्चन, मुझे बहुत क्वेश्चन पूछे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपका है। तो इंडिया में खास करके जो कॉमन ट्रेडिशंस है, जैसे औरतें यहाँ बिंदी लगाती है, बैंगल पहनते हैं, या पुरुष लोग खास करके सरदर्दी कड़ा पहनते हैं, ये लेडीज पायलिया पहनती है, कान में चुबा के यहाँ कान को चुबाते हैं, ऑर्नामेंट डालते हैं, ये सब जो है ये एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स है। दूसरी बात, अपने यहाँ तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जो कि 250 साल पर, हाँ कई साल पुराने हैं, तो उस विश्वविद्यालय में एक्यूपंक्चर वाज टॉट एज सूची चिकित्सा। ओके, कई अपने उस कई ग्रुप है। इवन महाभारत में भीष्माचार्य को जो बाण लगा अर्जुन का, एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू डाई, दक्षिणायन चालू था, लोग सोचते हैं कि दक्षिणायन में अगर मर गया कोई आदमी तो उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। तो भीष्माचार्य ने अर्जुन को रिक्वेस्ट किया कि मेरे लिए बाणों की शैया बनाओ और उस पर मुझे लिटाओ, मैं उत्तरायण में मरूंगा ताकि मोक्ष प्राप्ति होगी। ऐसा समझा जाता है कि भीष्म को एक वरदान था, इच्छा मरण, कि जब मरना तभी मरेगा, उनके हाथ में। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर इच्छा मरण था इसलिए जीवित रहे, तो बाणों पे लेटने की इच्छा क्या थी? भीष्माचार्य, लीगली स्पीकिंग war was between Kaurav and Pandav, but legally speaking, last heir to the throne, legal, last waris was भीष्माचार्य himself. वो किसको बोल सकते थे कि दुर्योधन इधर आओ, पर्शियन गाली चलाओ, मैं लेटता हूँ 4 महीने के लिए। इवन कृष्ण को बोल सकते थे, कृष्ण उनका भक्त था, कृष्ण को ऑर्डर दे सकते थे, कृष्ण मेरे लिए कश्मीर का गली चलाओ, मैं लेटूंगा 4 महीने। ये न करते हुए उनको बाणों पे क्यों लिटाया गया? तो मेरा मानना है कि बाणों पे लेटने से अपनी रीढ़ की हड्डी में से जो स्पाइनल कॉर्ड जाता है, विच इज कनेक्टेड टू ब्रेन, दैट वाज स्टिमुलेटेड। एक्यूपंक्चर है ना, और उसके वजह से वो जीवित रहे। अपने भाषा में कई शब्द है, जैसा गुस्से से पागल होना, गुस्से से अंधा होना, खुशी से पागल होना, या समर में अगर बर्निंग यूरिन आता है तो मराठी में कहते हैं उनाड़ी लागली। ये सब एक्यूपंक्चर के कंसेप्ट है। तो हमारे यहाँ एक्यूपंक्चर था, लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजों ने 150 साल राज किया, उन्होंने हमारा संस्कृति, हमारा साइंस है सब डैमेज किया। उसको एक्यूपंक्चर को चाइनीज इसलिए कहते हैं कि इस पे साइंटिफिक रिसर्च जो हुआ वो चाइना में हुआ, इंडिया में नहीं हुआ। जैसा महाभारत का अगर उदाहरण हम लेंगे तो
कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माता थी कुंती, लेकिन कुंती ने उसको जन्म दिया और गंगा नदी में बहा दिया। दूसरी माँ ने, राधा ने उसको बड़ा किया। अब उसकी माँ कौन है, कुंती है कि राधा है? तो कर्ण अगर एक्यूपंक्टर है तो इंडिया इज इन द रोल ऑफ कुंती, फर्स्ट मदर जिसने गंगा में डाल दिया, एंड राधा इज द सेकंड मदर जिसने उसको पाला पोसा बड़ा किया, होशियार बनाया। जन्म इंडिया ने दिया है, लेकिन पाला पोसा और बड़ा किया चाइनीज ने, चाइनीज के लोगों ने, इसलिए उसको चाइनीज मेडिसिन कहा जाता है। और मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे जैसे कुछ कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कई कई लोगों को हार्ट अटैक होता है, तो ये भी ट्रीटमेंट होता है क्या? क्यों? तो मैंने बोला, डिटेल में बोला है अभी, हार्ट अटैक का भी ट्रीटमेंट हम कर सकते, टालने के लिए ट्रीटमेंट कर सकते। ओके। हाँ। लोगों के मन में एक डर ऐसा रहता है कि इतनी सारी हम सुइयां चुभाते हैं और बिना दर्द, एक तो इतनी सुइयां चुभाते तो दर्द होता होगा, और दूसरा बिना दवा के इलाज कैसा हो सकता। तो मैंने बहुत सुना है तो बिना दवा के इसलिए इलाज होता है कि अपने शरीर पे कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट रहते हैं, जैसा पाइपलाइन है, अपने चमड़ी के नीचे मेरिडियन रहते हैं, जैसे ब्लड वेसल में से खून बहता है, वैसा एक मेरिडियन में से एनर्जी बहती है। जैसा रोड के नीचे गटर रहता है, रोड इज द स्किन, गटर इज द पाइपलाइन। पाइपलाइन अगर चोकअप हो गई तो हम क्या करते हैं, मैनहोल खोलते हैं, लकड़ी डाल के हिलाते हैं, वो कचरा निकल गया कि पानी बहना शुरू होता है। इसी पेन और पैरालिसिस की जो बीमारियां रहती है, ये मेरिडियन में ब्लॉक होने से होती है। एक्यूपंक्चर पॉइंट इज लाइक मैनहोल। तो हम एक्यूपंक्चर पॉइंट में से निडल डाल के हिलाते हैं, जो ब्लॉक है वो निकल जाता है, पेन पैरालिसिस अच्छा होता है। और दूसरी बाकी जो बीमारी रहती है, हार्ट की, किडनी की वगैरह वगैरह, वो पंचमहाभूतों में इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। तो पंचमहाभूत को एक्यूपंक्चर से हम बैलेंस कर सकते हैं। तीसरा, जिनको बुखार वगैरह जैसी बीमारियां हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, प्रतिकार शक्ति कम है, उनको होती है। तो एक्यूपंक्चर, एलोपैथी में प्रतिकार शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। एक्यूपंक्चर में कुछ पॉइंट है जिसको पंक्चर या प्रेशर करते तो प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। अभी कोरोना में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे अपॉइंट किया था इस पे, कोरोना टास्क फोर्स, कोविड टास्क फोर्स। तो मैंने कुछ पॉइंट का एक वीडियो बनाया था कि यहाँ तुम मूंग का दाना चिपका के फिक्स करते हो और ऐसा एक्यूप्रेशर करते हो सवेरे शाम, तो कोरोना को टाल सकते हैं, या अर्ली कोरोना या मॉडरेट केसेस को क्योर भी कर सकते हैं। हाँ। और लोगों को और एक डाउट यह है कि वीआईपी लोग ये एक्सेप्ट करते हैं क्या, अरे पेनफुल है क्या? एग्जैक्टली, क्योंकि एलोपैथी में एक इंजेक्शन को लोग डरते हैं। हाँ, यहाँ तो हम 10-15 निडल लगाते हैं। एलोपैथिक निडल मोटी रहती है। ओके। दूसरा, उसमें से ड्रग रहता है ना, दवा रहती है। हाँ। पेन जो रहता है वो दवा का पेन ज्यादा रहता है, निडल का कम रहता है। एक्यूपंक्चर में एक तो नंबर 1 निडल बहुत छोटी रहती है, और हम कोई दवा भी नहीं देते। और एक लोगों को ये डाउट है कि वीआईपी लोग एक्सेप्ट करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? सचिन तेंदुलकर मेरा पेशेंट है, क्रिकेट का भगवान, यस यस, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, उसका हमने ट्रीटमेंट किया एक्यूपंक्चर से, रिस्ट जॉइंट के लिए। फिल्म स्टार मनोज कुमार, लीजेंड इन बॉलीवुड, जिनका उपकार, क्रांति, बहुत सारे महान कलाकार। तो वो तो मुंबई में मैंने चल नहीं सकते थे, मुंबई में 15 दिन ट्रीटमेंट किया, औरंगाबाद में 15 दिन किया, 100% नॉर्मल हो गए, विदाउट सपोर्ट चलने लगे। और मेरे पे उन्होंने एक पोएम भी लिखा जो मैगजीन में पब्लिश भी हुआ है। फिर कथक सम्राट बिरजू महाराज, वो भी हमारे पेशेंट है। ओके। और मीन्स बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट है कि एक्यूपंक्चर से सच में लाइफ टाइम क्योर होता है, या कुछ कुछ टाइम के लिए क्योर रहता है, बाद में वापस उतना ये हो जाता है? ऐसा है कि जो बीमारियां हैं, जैसे टीबी है, टाइफाइड है, मलेरिया है, ये हमेशा के लिए अच्छी हो सकती है। ओके। लेकिन जो एजिंग प्रोसेस की वजह से जो बीमारियां, जैसे घुटने में ऑयल कम हो गया, हम ट्रीटमेंट करेंगे 2-4 महीने, तो आगे 5 साल 10 साल अच्छा रहेगा। जैसे कोई सड़क है, 5 साल के बाद 4 गड्ढे गिरे, हमने रिपेयर किया, सड़क नहीं होने वाली है, 5 साल के बाद और गड्ढे गिरने वाले हैं। एजिंग प्रोसेस है, इसलिए घुटने का, कमर का, गर्दन का, ये जो हम इलाज करते हैं,
ये बीमारियां नहीं है, ये एजिंग प्रोसेस है। तो उसको बीच बीच में, जैसा कार आपने लिया, एक बार सर्विसिंग करने से कार अच्छा होने वाला नहीं, बीच बीच में सर्विसिंग लगेगा। वैसा इन बीमारियों को बीच बीच में एक्यूपंक्चर लगेगा। ओके, तो आपके सेंटर्स कहाँ पर है? हमारे सेंटर इंडिया में लगभग 20 सेंटर है। ओके, मुंबई में 6 सेंटर है, ओह। दिल्ली में 2 है, पूना में है, कोल्हापुर में है, औरंगाबाद में 2 है, इंदौर में कई जगह है इंडिया में हमारे साथ। ओके, मेरा पूरा खानदान है, सभी खानदान डॉक्टर है। ओह। मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बेटे, हम सब एलोपैथी वाले हैं। मेरे दोनों बहुएं भी मेडिकल डॉक्टर है। ओके। और अब मेरा बेटे का बेटा है, मेरा पोता और पोती दोनों भी एमबीबीएस को उनको एडमिशन मिला है। अरे वाह। फैमिली ऑफ ऑल डॉक्टर्स। यस, सो थैंक यू गाइस। तो आज हमने एक्यूपंक्चर के बारे में बहुत जानकारी ली, और आपके में जिसे कोई पेशेंट है जिनको आप लेना है आपसे ट्रीटमेंट, तो किस पे संपर्क कर सकते हैं? आपकी कोई वेबसाइट है? हमारे जहाँ भी कई नंबर्स हैं हमारे, जो हमारे ऐड में दिए होते हैं। दो मेन नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक है डॉक्टर सारंग लोहिया, 9922 571 571। रिपीट करता हूँ, 9922 571 571। दूसरा खास करके मुंबई के लिए डॉक्टर सचिन लोहिया, 9822556510। ओके, यस, और एक बार रिपीट करता हूँ मुंबई के लिए, 9822556510। हमारे सभी सेंटर पे जो नीडलिंग करते हैं सेंटर इंचार्ज है, ऑल आर एक्सपर्ट। मैं, डॉक्टर सारंग लोहिया, डॉक्टर सचिन लोहिया, जो मेरे दोनों बेटे हैं, हम कंसल्टिंग करते हैं। कैटगट और कुछ डिफिकल्ट केसेस को हम पर्सनली नीडलिंग करते हैं। ओके, सो थैंक यू डॉक्टर Yes. लोहिया। एंड तो आज ही इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा है।